students of class 8. Welcome back once again in Hindi class after summer holidays. Students, I hope you all are well and safe at your home and you all have done your holiday homework. Students, before the holidays I taught you Hindi Vyakaran Udbodhan 3 chapter and Hindi literature second Amodani second chapter. So now let me start chapter number 3. बच्चों, आज हम आमोदनी पुस्तक से आपको आमोदनी पुस्तक का पाठ 3 सोना पढ़ाएंगे, जो आपके बुक में पेज नंबर 23 पे है। बच्चों, जरा आप 23 पेज खोलिए, आमोदनी बुक निकालकर पेज नंबर 23 पर सभी बच्चे आ जाएंगे। पाठ का नाम है सोना और आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ सोना की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं और इस पाठ के मुख्य पात्र जो है वो सोना ही है, जो हिरन का एक बच्चा है। शावक, शावक माने बच्चों बच्चा होता है। तो लेट अस स्टार्ट। ओपन एवरीवन एंड आई एम गोइंग टू रीड। हम पाठ को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आप सभी लोग बहुत ध्यान से उसे सुनेंगे, समझेंगे। इसके बाद पाठ एक्सप्लेन करने के बाद हम आपको इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज कराएंगे। I hope you all are open the book and focus on page number 23. Yes, students, focus on your chapter number 3, Sona. Let us start. जब कभी भी संभव हो दयालु बने रहिए, ऐसा दलाई लामा नामक महापुरुष ने कहा है। हमें सभी जीवों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए। देखिए, पाठ शुरू करती हूँ मैं। सोना अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। अचानक लेखक के पास सोना को कोई लेकर आया था। वह इतनी छोटी थी कि जैसे 1 या 2-3 दिन उसे पैदा हुए हुआ हो, ऐसी उसकी अवस्था थी और वह बहुत ही छोटी और कोमल थी। उसके शरीर पे सुनहरे रंग के बालों के लच्छे थे, छोटा सा मुंह, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। हिरन की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, वैसे भी प्रसिद्ध हैं। वैसे ही उसकी सुंदर पानीदार आंखें दिखती थी चेहरे में, तो लगता था कि अभी झलक पड़ेंगी। इतनी पानीदार, इतनी सुंदर आंखें, मानो अभी उसमें से आंसू निकल आएंगे, पानी निकल आएंगे। परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। मनुष्य की क्रूरता ने, मनुष्य की निष्ठुरता ने उस छोटे से हिरण के बच्चे की कथा को मिट्टी की व्यथा बना दी। इतनी पीड़ाजनक, इतनी दर्द भरी कहानी उसकी बना दी कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है। वो सोना है जो हिरन का बच्चा, वो कोई अमूल्य हीरा नहीं है कि उसकी कहानी बताई जाए। न वो किसी समुद्र से मिली हुई बहुमूल्य मोती है कि उसकी कोई कथा सुनाई जाए। ऐसा कुछ नहीं है। वह एक हिरन का बच्चा है, लेकिन उसको भी, उसकी कहानी को भी मनुष्य की क्रूरता ने, निष्ठुरता ने, स्वार्थपन ने और भी दर्द भरा बना दिया। आइए, प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव में जुगाली करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ भागने में असमर्थ रही। ध्यान दीजिए बच्चों, जिस समय वनस्थली में ये सारे हिरन इकट्ठे होकर आलस में बैठे हुए थे, नींद में आ रहे थे, तभी शिकारियों के आने की आहट इन्हें मिल गई। बाकी जो हिरन बैठे थे वो सब तो
एकदम भाग खड़े हुए, लेकिन सोना की माँ भागने में असमर्थ रही। क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था और अपने नवजात बच्चे को छोड़कर माँ कैसे भाग जाए अपनी जान बचाने। वह पहले अपने बच्चे की सुरक्षा करेगी। आखिर माँ का हृदय है, उसके हृदय में वो ममता है कि खुद कुछ भी हो जाए लेकिन अपने बच्चे को हम कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए वह मृग शिशु से तो भाग नहीं सकता। मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिया। उसने अपने बच्चे की सुरक्षा में अपने प्राण दे दिए, अर्थात मनुष्य ने, शिकारियों ने उसका शिकार कर लिया। शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने ठंडे स्तन से लिपटे हुए शावक को जीवित उठा लाए। और शिकारियों ने क्या करा? उसकी माँ को मार दिया, शिकार कर लिया और उस बच्चे को वैसे ही उसके शरीर से चिपका हुआ दूध पी रहा था, ऐसे ही उसके साथ वो जिंदा ही उठा लाए थे। उनमें से किसी के परिवार की सहृदय गृहिणी, जो शिकारी थे, उनके परिवार में कोई गृहिणी थी, महिला थी, जिसके अंदर थोड़ी दया भावना थी। उसके बच्चों ने और उसने उसे पानी में दूध मिलाकर पिलाया और पिलाकर 2 दिन तक उसे जीवित रखा। उस बच्चे पर उन्हें दया आई और उन्होंने इतना किया कि उसे थोड़ा पानी में दूध मिलाकर पिलाया, जीवित रखा। उस बच्चे को देखकर किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया। उस हिरण के बच्चे को जब किसी और बालिका ने देखा वहां, तो उसे लेखिका महादेवी वर्मा का स्मरण हो गया, याद आ गया। क्यों? क्योंकि लेखिका महादेवी वर्मा जानवरों से बहुत प्यार करती हैं, जीवों से बहुत प्यार करती हैं और हमेशा उनके पास कोई न कोई जीव रहते हैं जिसकी वो देखभाल करती हैं और उसे पालन पोषण करती हैं। तो उसे लेखिका का ध्यान हुआ और वह अनाथ शावक को मेरे पास ले आई। उस छोटे बच्चे को, हिरण के बच्चे को लेखिका के पास ले गई। उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, चूंकि माँ भी मर गई थी, बिल्कुल नवजात शिशु था, उसे दूध नहीं मिला। वो थोड़ा सा वही दूध मिला, पानी पी कर थोड़ा ऐसे जीवित अवस्था में दिख तो रहा था, लेकिन जीने की आशा नहीं दिखाई दे रही थी। परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। फिर भी लेखिका को जीवों से इतना प्रेम था, लेखिका ने उस बच्चे को स्वीकार कर लिया और स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण जब उसे सोना कहने लगे। अब उसका नाम रखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके शरीर पर सुनहरे बाल थे जो बिल्कुल सोने जैसे लग रहे थे, इसलिए लोग उसे सोना सोना ही कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हो गया। लेखिका ने उसे पालने के लिए ये सभी आवश्यक वस्तुएं इकट्ठी की और उसको पालना प्रारंभ कर दिया। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। दिन भर के उसके काम, जैसे किसी ने कोई उसे काम ऐसा निश्चित कर रखा हो, इसी तरह उसका भी काम निश्चित था। क्या था? विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के निकट पहले कौतुक का कारण रही। जब वो शुरू में आई तो विद्यालय की और छात्रावास की छात्राएं उसे बड़े आश्चर्य से देखती थीं, क्योंकि ज्यादातर घरों में कुत्ते पले होते हैं, बिल्ली पली होती हैं और ये सब हमारे इर्द गिर्द भी दिखते हैं, हिरन नहीं दिखते हैं। तो वो हिरन के छोटे से बच्चे को इतना प्यारा, सुंदर, सुनहरा देखकर हैरान होती थीं लड़कियां। परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उसकी ऐसी प्रिय साथनी बन गई जिसके बिना उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। और कुछ समय के बाद वो छात्राएं उसे इतना प्यार करने लगी कि उसके बिना उनका पढ़ाई लिखाई में किसी काम में मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना, कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। सोना क्या करती थी? सुबह का नाश्ता जो उसका दूध और भीगे चने थे वो खा लेती और फिर पूरे कैंपस में अपने चारों पैरों को संतुलित कर लेती और जैसे हिरन चौकड़ी भरते हैं ऐसे वो भी उछलती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। छात्रावास पहुंच जाती थी, कमरे में अंदर बाहर करती थी, जैसे मानो वो यहाँ का निरीक्षण करने आई हो। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती थी। सुबह सवेरे छात्रावास का वातावरण बहुत सक्रिय दिखाई देता था, क्योंकि सभी छात्राएं विद्यालय जाने के लिए अपनी अपनी तैयारी में लगी रहती थीं। कोई हाथ मुंह धोती है
तो कोई बालों में कंघी कर रही होती है, कोई साड़ी बदल रही होती है, तो कोई मेज की सफाई कर रही होती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सुखाने के लिए फैलाती है, कोई पूजा करती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि सभी सुबह के समय में अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम जुड़ जाता था। वो इतनी व्यस्त होती थी सुबह, लेकिन इसके बाद भी अगर सोना आ जाती थी तो सब उसके साथ भी उसका काम अपने कामों में जोड़ लेती थी। ऐसा कोई नहीं था कि सोना को कोई इग्नोर करे। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, जो छात्रा तैयार हो रही है विद्यालय के लिए उसके कुमकुम का टीका लगा देती, कोई उसके गले में रिबन बांध देती, कोई जो पूजा कर रही उसे बताशे खिला देती। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और उसे सभी कुछ ना कुछ खिलाने के उतावले रहते। जब वो मेस में आ जाती थी तो छात्राएं जो वहां के नौकर चाकर थे वो भी उसे इतना स्नेह करते थे कि सब उसे कुछ ना कुछ अपने हाथ से खिलाने के लिए उतावले हो जाते थे, उत्सुक रहते थे। परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर सभी खाद्य पदार्थ पसंद थे। परंतु सोना जो थी वो बिस्कुट नहीं खाती थी। बाकी उसे कुछ भी खिला दीजिए, वो बिस्कुट नहीं खाती थी, सभी खाद्य पदार्थ वो पसंद करती थी। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती। छात्रावास में जब तक सब छात्राएं जागती रहती, जलपान वगैरह होता, तब तक तो वहां उनके साथ व्यस्त रहती। बाद में वो मैदान में आके घास चरती थी और उस पर लोट लगाती थी। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है। ये लेखिका को पता ही नहीं चल पाता था कि लेखिका के खाने का समय इसे कैसे पता चल जाता है। परंतु वह ठीक उसी समय, किस समय, जिस समय लेखिका भोजन करने जा रही है, बिल्कुल उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त ना हो जाता। तब तक वो लेखिका से सटी खड़ी रहती थी जब तक लेखिका खाना न खा लेती। कुछ चावल, कुछ रोटी आदि उसका भी प्राप्य रहता था। कुछ रोटी और चावल वो भी खा लेती थी, परंतु उसे कच्ची सब्जी अधिक भाती थी। परंतु जो सोना थी वो कच्ची सब्जी खाना ज्यादा पसंद करती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती, जैसे इसकी ही प्रार्थना होनी है, और उसके समाप्त होने पर छात्रावास की छात्राओं के समान ही कक्षा के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ कर देती। जैसे छात्राएं कक्षा में जाती, ऐसे ये भी पहुंच जाती, अंदर बाहर करना शुरू कर देती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। छोटे बच्चे ज्यादा प्रिय थे क्योंकि छोटे बच्चों के साथ उसे अधिक खेलने को मिलता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और उसके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। जब वो बच्चे लाइन में अपने खड़े रहते और सोना सोना बुलाते तो उनके ऊपर से उछल उछल के इधर उधर जाके खड़ी होती। यह सर्कस जैसा खेल काफी घंटों तक चलता रहता। सर्कस जैसा खेल उसका ये काफी घंटों तक चलता रहता था, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों के एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती थी। मैदान में खेल के पीरियड्स होते थे, तो एक कक्षा का हुआ फिर दूसरे का हुआ, तो वो एक एक कक्षाएं वहां आती रहती थी। इस प्रकार सोना वहां उनके साथ खेलने में व्यस्त रहती थी। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए उसके कई प्रकार थे। लेखिका के प्रति अपना स्नेह जाहिर करने के लिए अलग अलग तरीके थे इसके पास। सोना के पास बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। लेखिका के सिर के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी तरफ निकल जाती। प्रायः देखने वाले भ्रम होता कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार से कोड़ रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई आशंका नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों पर अपना शरीर रगड़ने लगती, और जब भीतर आती तो लेखिका के पैरों पर अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती थी।
डांटने पर वह अपनी बड़ी बड़ी गोल और चकित आंखों से जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती थी। मेरी बिल्ली लेखिका के पास ये हिरण के बच्चे के अलावा भी और भी बहुत से जानवर थे। बिल्ली पाल रखी थी जिसका नाम गोधुली था। कुत्ते हेमंत, बसंत, कुतिया थी फ्लोरा। सब पहले इस अतिथि को देखकर रुष्ट हुए थे। इसे देखकर किसी को अच्छा नहीं लगा था। उन्हें लगा कि हमारा प्यार बट गया, ये कहाँ से आ गई। परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सब में सख्य स्थापित कर लिया था। लेकिन थोड़े ही दिनों में सब में हिल मिल गई थी सोना। फिर तो वह घास पर लेट जाती। कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर। जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ने लगते थे। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना की टांगें अधिक सुडौल हो गईं, खुरों के कालेपन में चमक आ गई और गर्दन लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव स्निग्धता दिखाई लगी। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे सोना बड़ी हो गई तो जो एक हिरण का सुंदर शरीर होता है सुडौल, ऐसा उसका शरीर भी हो गया। आंखों के चारों ओर खींची काजल की कोर। हिरण की आंखें ही सबसे प्रिय होती हैं, सुंदर होती हैं। ऐसी उसकी भी आंखें, जैसे चारों तरफ किसी ने काजल लगा रखा हो और उसके अंदर जो वो गोल वाला भाग वो नीले रंग का ऐसे दिखता था जैसे किसी ने नीला बल्ब जला दिया हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी में यही सब चल रहा था। तभी फ्लोरा जो कुतिया थी लेखिका के यहाँ, उसने किसी अंधेरी कोठरी में एकांत में 4 बच्चों को जन्म दिया। वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई और वो इन सब में अपने उन्हीं बच्चों में इतनी व्यस्त हो गई कि वो दिखाई नहीं दी। जब सोना ने उसे नहीं देखा तो उसने खोजना शुरू किया। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही। फिर इतने लघु जीवों से घिरा देखकर जब सोना उस फ्लोरा मिली तो वो इतने छोटे छोटे बच्चों से घिरी थी। इसको बहुत आश्चर्य हुआ। सोना को स्वाभाविक चकित दृष्टि से गंभीर विस्मय से भर गई और स्वाभाविक रूप से उसने ऐसा कभी देखा नहीं था, इसलिए उसे ऐसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। और एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है। सोना ने देखा कि फ्लोरा कहीं गई हुई है घूमने, इसलिए सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है और वह उस कोठरी में उन बच्चों के बीच में निश्चिंत होकर लेटी। पिल्ले आंख बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। वो छोटे छोटे बच्चे जो थे वो उनकी तो आंखें बंद थी, खुली नहीं थी। उन्होंने सोना के शरीर में ही अपनी माँ समझकर दूध खोज रहे थे। तब से सोना ने नृत्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना सम्मिलित हो गया और ये चीज सोना को इतनी अच्छी लगी कि तब से वो रोज जाके वहां लेटती। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधुली को अपने बच्चों के पास फटकने नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में वह उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा को हेमंत, बसंत इन सब पे कोई विश्वास नहीं था, उन्हें नहीं फटकने देती थी अपने बच्चों के पास, परंतु सोना उसके बच्चों के पास रहती थी तो वो बिल्कुल निश्चिंत होकर कहीं भी चली जाती थी। संभवतः वह सोना के स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। वह सोना के इस भाव से परिचित हो गई थी कि हमारे बच्चों की हिंसा नहीं करेगी और बहुत प्यार करती है, इसलिए वह चली जाती थी। पिल्लों के बड़े होने पर और आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। वो भी उसके पीछे पीछे घूमने लगे जैसे और ये हेमंत, बसंत वगैरह भागे फिरते थे। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। उसी साल लेखिका का कार्यक्रम बद्रीनाथ जाने के बना। गर्मी की छुट्टियों में प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। लेखिका अपने बच्चों की वजह से, इन जीवों की वजह से वो प्रवास करने नहीं जाती थी। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती थी। लेखिका को अपने इन जीवों से इतना प्रेम था कि उसकी देख रेख के लिए कितने भी घर में सेवक थे, नौकर चाकर थे, लेकिन वो
संतुष्ट नहीं रह पाती थी, इसलिए कहीं नहीं जाती थी। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा की इस मौका समाप्त हो गया। क्योंकि बद्रीनाथ की यात्रा थोड़ा कठिन थी, इलाहाबाद से बद्रीनाथ जाना और वहां पर कुछ दूरी में पैदल वगैरह चलना, पहले तो ऐसे ही था, अब तो बहुत सुविधा हो गई। तो पूरा 1 महीना लगभग लग गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर खड़ी हुई, 2 जुलाई को लेखिका लौट कर आती है और अपने मकान के, अपने घर के दरवाजे पर जब वो खड़ी होती हैं, तब बिछड़े हुए पालती जीवों में कोलाहल होने लगा। सारे जीवों ने जब अपनी मालकिन को देखा तो वो खुशी से शोर करने लगे। गोधुली कूदकर कंधे पर आ बैठी। बिल्ली जो गोधुली थी वो खुशी के मारे लेखिका के कंधे पर आकर बैठ गई। हेमंत बसंत चारों ओर परिक्रमा करने लगे और खुशी की आवाजें निकालने लगे, मानो लेखिका का स्वागत कर रहे हूं। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। लेखिका की आंखें सोना को खोजने लगी। क्यों? वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे पास, मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती। लेखिका को लगा कि सारे तो दिखाई दे रहे हैं, पर सोना नाराज है। क्या बात है, वो क्यों नहीं आ रही है मेरे सिर पे छलांग लगाने के लिए? वो भी तो हमें ऐसे प्यार करती है, वो भी तो हमारे सिर के ऊपर से कूदती है। सोना कहाँ है? ऐसा लेखिका ने पूछा। पूछने पर माली रोने लगा, आंसू पोंछने लगा। चपरासी और चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे। वो लोग इसलिए चुप रहे कि वो कोई दुख भरी सूचना मालकिन को नहीं देना चाह रहे थे आते ही, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। माली इतना भावुक हो गया था, इतना रो रहा था कि लेखिका को पता चल गया कि सोना इस दुनिया में नहीं है। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड के बाहर चली जाती थी। छात्रावास खाली हो गया था, सारी लड़कियां अपने घर चली गई थी गर्मियों की छुट्टियों में। फ्लोरा भी चली गई थी और लेखिका भी नहीं थी, तो वो बहुत ज्यादा सुनसान महसूस करती थी, सबको बहुत मिस करती थी और इधर उधर भागती, सबको खोजती हुई कभी कभी वो बाहर निकल जाती थी। तो माली को डर था कि बाहर इस निष्ठुर दुनिया में ये लोग उसे अच्छी निगाह से तो क्या उसका शिकार कर लेंगे, अपना खाना बना लेंगे। इस डर से वह इतनी बड़ी हिरणी को पालने वाले कम थे, उसको पालता कोई ना, उसको अपना शिकार बना लेते। इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल था। ठीक है, इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। उसे लगा कि बाहर किसी की नजर पड़ी तो वो इसको अपना शिकार बना लेगा, इसलिए उसने एक सोचा कि एक लंबी रस्सी से इसे बांध दिया करेंगे तो ये इसी में ग्राउंड में ही अपना खेलती रहेगी, उछल कूद करती रहेगी। तो वो लंबी रस्सी से उसे बांध दिया करता था। एक दिन बंधन की सीमा भूलकर वह इतनी ऊंचाई तक उछली। सोना एक दिन ये भूल गई कि मैं रस्सी से बंधी हुई हूँ और वो इतनी ऊंची उछली कि रस्सी खिंच गई और इस कारण वह मुंह के बल धरती पर आ गिरी। मुंह के बल धरती पर आ गिरी, वही उसकी अंतिम उछाल थी और धरती पर गिरी और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके जीवन की यह अंतिम उछाल थी। प्रस्तुत पाठ का जो मूल भाव है, हमारे हृदय में जीवों के प्रति देखिए प्रेम तथा सहृदयता की भावना होनी चाहिए। महादेवी वर्मा ने इस पाठ में, पूरे पाठ में यही दर्शाया है कि हमें अन्य जीवों के प्रति भी दया भाव रखने चाहिए, हमारे हृदय में उनके प्रति भी दया भावना होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 26 पे। ये आपका शब्दार्थ है, ये आप कॉपी में पहले शब्दार्थ लिखेंगे, याद करेंगे, उसके बाद आप लिखित प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न नंबर 1 का भाग, सोना को किसने पाला, किसने हट जाएगा, सोना को महादेवी वर्मा लेखिका ने पाला। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ रहा है। ख पे देखिए, सोना को क्या खाना पसंद था, क्या हट जाएगा, क्या की जगह आपको कच्ची सब्जियां खाना पसंद था। सोना को क्वेश्चन में से ले लेंगे, कच्ची सब्जियां खाना पसंद था। अब आप थर्ड पे आए, सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय क्यों थे। इसमें आप प्रिय थे क्यों हटा देंगे,
क्यों आपका लास्ट में आ जाएगा? क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। ठीक है, अब आप आएंगे ग पर। सोना को छोटे, ये हो गया। घ पर आएंगे, सोना अपनी माँ से क्यों बिछड़ गई? ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरा प्रश्न का लिखेंगे आप, बिछड़ गई क्योंकि शिकारी, इसमें क्यों यहाँ पे आएगा लास्ट में, क्योंकि शिकारी ने उसकी माँ का शिकार कर लिया था। शिकारी ने उसकी माँ का शिकार कर लिया था। यहाँ पे ये बच्चों लिया है, ये था है। ठीक है, अब आप आए 5th पार्ट पर। छात्राएं सोना का श्रृंगार कैसे करती थी? कैसे हट जाएगा। छात्राएं सोना का श्रृंगार कैसे की जगह इस प्रकार आप लिख लेंगे। कैसे शब्द की जगह इस प्रकार लिख लेंगे, फिर लिखेंगे कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टिक्का लगाती, इस प्रकार करती थी तक लिखेंगे। तब आप ये जोड़ेंगे, कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टिक्का लगाती और कोई गले में उसके रिबन बांध देती थी। ठीक है, अब आप आएंगे प्रश्न नंबर 2 पर। सही शब्द से रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें सोना सुनहरे रंग की दिखाई देती थी। विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के निकट सोना पहले कौतुक का कारण रही। फ्लोरा ने 4 बच्चों को जन्म दिया। घ लेखिका ने गर्मियों में बद्रीनाथ जाने की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। अंगा मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन करने के कई प्रकार के थे। ठीक है, अब आप सही पर सही चिन्ह लगाना है। शिकारी सोना को कहाँ ले गए से लाए थे? जंगल से लाए थे, विदेश से नहीं लाए थे, पशु मेले से नहीं लाए थे। ख सोना की सखी कौन थी? फ्लोरा थी, है ना। फिर ग लेखिका गर्मी में कहाँ गई थी? बद्रीनाथ गई थी। अब आप घ पर देखिए, लेखिका के बद्रीनाथ लौटने के बाद कौन उनके कंधे पर आ बैठी? गोधुली। फिर किसने बिना बोले ही लेखिका को प्रिय समाचार दे दिया? मालिनी। किसने दिया यह प्रिय समाचार? मालिनी। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। सोना का लघु शरीर सुनहरे रंग की रेशमी लक्षों की कोमल गांठ के समान था, बिल्कुल सही है। सवेरे छात्रावास में क्रियाशीलता नहीं रहती, बिल्कुल गलत है, सभी क्रियाशील रहते थे। किसी बालिका को लेखिका का स्मरण हो आया और वह अनाथ शावक को उसके पास ले आई, बिल्कुल सही है। मेरे प्रति उसकी शत्रुता के कई प्रकार थे, बिल्कुल गलत है, यहाँ शत्रुता नहीं मित्रता होता तो सही होता। भीतर आने पर सोना लेखिका के पैरों में से अपना शरीर रगड़ने लगती, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप आ जाइए 5th प्रश्न पर। संसार में जीवों के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये आप अनुच्छेद स्वयं लिखेंगे, होमवर्क है आपका। 4-5 लाइन का, 6 लाइन का आप जीवों के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखेंगे। भाषा बोध आ गया, जिसमें हमें विपरीत शब्द लिखने हैं, विलोम शब्द। सुरक्षित, असुरक्षित, स्वीकार, अस्वीकार, निश्चित, अनिश्चित, संतुलित, असंतुलित, पसंद, नापसंद। बाहर, भीतर का, बाहर, स्नेह, घृणा, सम्मिलित, असम्मिलित, हिंसक, अहिंसक, हिंसक, परिचित, अपरिचित। ये आपका विलोम हो गया। अब आप आइए 2nd पे। इसमें आपको समास है, इनका विग्रह करना है, फिर नाम लिखना है। हिरण शावक, हिरण का शावक, तत्पुरुष संबंधवाचक। मृग समूह, मृगों का समूह, तत्पुरुष संबंधवाचक। विद्यालय, विद्या का आलय, तत्पुरुष संबंधवाचक। शैशवावस्था, शिशु की अवस्था, तत्पुरुष संबंधवाचक। ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्मावकाश, तत्पुरुष संबंधवाचक। अब 3rd पर आप आएंगे। निम्नलिखित में से सही उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाने हैं। देखिए, जीवन में हमने जोड़ दिया आ उपसर्ग, शब्द बन गया आजीवन। अंत, एक जोड़ दिया, एकांत। यश, सुयश। चर, सहचर। संकोच, निस्संकोच। देखिए,
संकोच में हमने निह जोड़ा तो निसंकोच बन गया। हार, आहार, गुण, अवगुण, हिंसा, अहिंसा, मान, सम्मान, अधीन, पराधीन। क्लियर? ये आपका उपसर्ग वाले शब्द हो गए, नए शब्द बन गए। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे बच्चों ये क्रिएटिविटी है जो आप स्वयं इसको पाठ को पढ़ के और पाठ के अनुसार आप घर में खाली समय में ये आप कर सकते हैं। और ये आपका चार्ट है जिसमें 4 जीवों के चित्र बने हुए हैं। इसका आपको विज्ञापन बनाना है। इनके सामने आप इनका विज्ञापन बना सकते हैं कि इनकी धरती पर कमी होती जा रही है, तो जीवों पर दया करें, इनका अंधाधुंध शिकार ना करें। ये आपका होमवर्क हो गया। अब आप आ जाइए मौखिक पर। मौखिक में ये फर्स्ट नंबर पे ये उच्चारण के लिए है। शैशवावस्था, वनस्थली, स्निग्ध, क्रियाशीलता, प्रदर्शन, आश्वस्त, बद्रीनाथ, ग्रीष्मोकास, परिक्रमा, कंपाउंड। सेकंड पे देखिए, सोचकर प्रश्न के उत्तर बताने हैं। हिरण का नाम क्या था? सोना। लेखिका कहाँ रहती थी? छात्रावास में। सोना की सखी का क्या नाम था? फ्लोरा। गर्मियों में लेखिका पर्यटन के लिए कहाँ गई? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से लौटने पर लेखिका को कौन सा दुखद समाचार मिला? सोना की मृत्यु का। ये आपको इन्होंने दिया है जिसमें आप आपस में चर्चा कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। क्या आपने पशु पक्षी पाला है? यदि हाँ तो उसके क्रियाकलाप को आप अपने दोस्तों में आपस में चर्चा, वो वैसे भी करते रहते हैं बच्चे। फिर विचार है, क्या है? पशु पक्षी भी प्यार और स्नेह की भाषा समझते हैं तथा उसका प्रतिदान भी देते हैं। कैसे? प्रस्तुत पाठ के आधार पर सोचिए और लिखिए। बिल्कुल सही बात है। पशु पक्षी बोल नहीं पाते लेकिन वो हमारी फीलिंग्स को, हमारे भाव को बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं, समझते हैं, और उसी तरह से वो भी अपना व्यवहार हमारे साथ करते हैं। इसलिए बच्चों इस पे आपको भी बहुत अच्छे से पता है। इस पर आप 5-6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन का एक छोटा सा अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आपका पाठ समाप्त हो गया है। इस प्रकार पाठ नंबर 3 आपका समाप्त हो गया है। इसे आप प्रश्न उत्तर को और इसे आप कॉपी में लिखेंगे। बाकी ये सारी एक्सरसाइज आप इसी बुक में लिखेंगे। इस प्रकार आपका पाठ नंबर 3 पूरी तरह से समाप्त हो गया, पूरा हो गया। उम्मीद है सभी बच्चों ने अच्छे से समझ लिया है और सभी बच्चे इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ कॉपी में सुंदर साफ राइटिंग में लिखेंगे। धन्यवाद।